दोस्तों, सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी ये कहानी इन्फोसिस के चेयरमैन श्री नारायण मूर्ति की जिंदगी में घटी रूह को कपा देने वाली एक ऐसी घटना है जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। किसी जमाने में वो शर्मीले और मेहनती इंजीनियर थे। इन्फोसिस कहीं उनके दिमाग में भी नहीं था, पर इस एक खतरनाक घटना ने उनके अंदर इन्फोसिस का बीज बोया। बात 1974 की है। उस समय श्री मूर्ति का विवाह नहीं हुआ था। वो एक फ्रेंच फर्म सेसा में एक टीम मेंबर की तरह काम कर रहे थे। ये फर्म पेरिस में बने नए एयरपोर्ट में कार्गो को संभालने के लिए सॉफ्टवेयर बना रही थी। वहाँ उन्हें अच्छा पैसा मिल रहा था। शुरू से ही वो बड़े आदर्शवादी इंसान थे, तो अपनी ज़रूरतों और अपने माँ बाप की ज़रूरतों के हिसाब से पैसा भेजने के बाद उनके पास जो कुछ भी बचता था वो भारत में विकास के काम में लगे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर देते थे। फ्रांस में कुछ साल काम करने के बाद वो वापस भारत आना चाहते थे, मगर फिर उन्होंने फ्रांस से काबुल जाने का निर्णय किया। उनके पास ज़्यादा पैसे तो होते नहीं थे, तो अपना बैग पैक उठाए वो कभी किसी कार में लिफ्ट लेते थे, कभी ट्रेन से सफ़र करते थे, और कुछ नहीं मिलता था तो पैदल ही चल देते थे। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये यात्रा उनका भाग्य और बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल देगी। एक सर्दी भरे रविवार की सुबह इटली के एक शहर से लिफ्ट लेते हुए वो निस पहुंचे। उस समय निस यूगोस्लाविया और बुल्गारिया के बॉर्डर पर स्थित एक टाउन था। ये वामपंथी इलाका था और यहाँ पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि अब चलती हुई कारों से लिफ्ट लेना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने ट्रेन लेने का निर्णय लिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया पहुंचने के लिए वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पर उन्होंने रेस्टोरेंट से ब्रेकफास्ट खरीदने की कोशिश की, मगर उनके पास सिर्फ इटालियन करेंसी थी और रेस्टोरेंट्स इटालियन करेंसी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। संडे का दिन था, बैंक भी बंद थे, इसलिए वो भूखे पेट ही प्लेटफॉर्म पर सो गए। रात को 8 बजे ट्रेन आई। सोफिया एक्सप्रेस नाम की ये ट्रेन इमिग्रेशन के काम से 2 घंटे प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही। मूर्ति जब अपनी सीट पर पहुंचे तो पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। स्वभाव से इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो खुश हो गए और अपनी किताब निकालकर पढ़ने लगे। जब वो किताब पढ़ रहे थे तभी एक लंबी सी गोरी और खूबसूरत लड़की उनके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, पर मूर्ति अपनी किताब में ही व्यस्त रहे। उस लड़की पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पर लड़कियां इस धरती के किसी भी कोने पर हों, वो बहुत बातूनी होती हैं। आखिर पहल करते हुए उस लड़की ने ही वार्तालाप शुरू किया, ये जानने के बाद कि मूर्ति इंडिया से है, जो कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म की पक्षधर है। उनका वार्तालाप उनके देश की नीतियों की तरफ मुड़ गया। उस लड़की ने अपनी स्थिति समझाते हुए कहा कि वो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया की रहने वाली है। उसके देश ने उसे स्कॉलरशिप पर पीएचडी करने के लिए कीव यूनिवर्सिटी भेजा था, जहां उसकी मुलाकात पूर्वी बर्लिन में रहने वाले एक बहुत ही अच्छे युवक से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करने का निर्णय लिया, मगर फिर उस लड़की ने आह भरी और दुखी चेहरा बनाकर बैठ गई। मूर्ति ने सहानुभूति व्यक्त करते हुए पूछा, क्या हुआ? फिर क्या वजह थी जो तुमने शादी नहीं की? लड़की ने कहा, शादी कर ली और यही तो समस्या है। वो कैसे? लड़की ने बताना शुरू किया कि हमने अपने देश की सरकारों से दूसरे देश के नागरिक से शादी करने की परमिशन मांगी। परमिशन हमें मिल गई तो हमने शादी कर ली, मगर अब मेरा देश बुल्गारिया चाहता है कि मैं उस करार यानी बॉन्ड का समय पूरा करूं जो मैंने अपने देश के साथ किया है, और तब तक मेरे हस्बैंड को ईस्ट जर्मनी में ही रहने के लिए कहा गया। अब हर 6 महीने में एक बार मैं ईस्ट जर्मनी जाती हूँ और 6 महीने में एक बार मेरे हस्बैंड सोफिया आते हैं। ये स्थिति हम दोनों के लिए ही बहुत निराशाजनक है। पता नहीं कब हम नॉर्मल शादीशुदा जीवन जी पाएंगे। ये सुनकर मूर्ति बोले, ये तो बड़ा गलत सिस्टम है। अब देश चाहे कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट, शादी के पार्टनर की, नौकरी की और भावनाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। उनकी ये बातें उस लड़की के बगल बैठा एक लड़का भी सुन रहा था। मूर्ति और वो लड़की फ्रेंच में एक दूसरे से बात कर रहे थे और उस लड़के को फ्रेंच पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। वो कुछ कुछ समझकर लड़की से कुछ पूछना चाह रहा था, मगर लड़की ने उसे कोई जवाब देने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद वो लड़का वहाँ से गायब हो गया और कुछ मिनटों के बाद वो 2 हष्ट पुष्ट खतरनाक दिखने वाले आदमियों को लेकर आया। उनमें से एक आदमी ने श्री मूर्ति का कॉलर पकड़ा और खींचते हुए प्लेटफॉर्म पर ले गया। दूसरे ने उस लड़की को पकड़ा
और खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले गया। मूर्ति को एक धुंधले अंधेरे से कमरे में बंद कर दिया जहां हवा का भी कोई आने का रास्ता नहीं था। ठंड के मौसम में कमरे में ना कोई फर्नीचर था और ना ही कोई हीटर था। कोने में एक कच्चा टॉयलेट था। जमीन पर बैठकर मूर्ति सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे मुजरिम की तरह इस कमरे में बंद कर दिया गया। पता नहीं उस लड़की के साथ क्या होगा। सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि शायद कम्युनिस्ट देश में नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों पर चर्चा ने उस लड़के के मन में कोई शंका पैदा कर दी। वो सोचने लगे कि अब मेरा क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को पता चलेगा या नहीं। परिवार का ख्याल आते ही वो कमजोर पड़ने लगे क्योंकि उनके पिता रिटायर्ड थे और पैरालिसिस का शिकार थे। 3 छोटी बहनें थीं जिनकी अभी शादी करनी थी। वो लोग मूर्ति की घड़ी और पासपोर्ट सब कुछ ले गए। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि दिन है या रात। कभी ना खत्म होने वाला समय लग रहा था उन्हें। 90 घंटों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, बस आती जाती ट्रेनों की वो आवाज़ सुन पा रहे थे। आखिर 4 दिन बाद उनका दरवाज़ा खुला और फिर से एक गार्ड के साथ खींचते हुए उन्हें ट्रेन के कंपार्टमेंट में छोड़ दिया गया और कहा गया, अब तुम्हारा पासपोर्ट इस्तांबुल पहुंचकर ही मिलेगा। मूर्ति ने पूछा, पर मेरी गलती क्या थी? सार्जेंट ने ऊंची आवाज में कहा, तुमने राज्य के खिलाफ बात क्यों की? और वो लड़की कौन थी? मूर्ति ने कहा, वो भी मेरी तरह यात्री थी। ये सुनते ही सार्जेंट ऊंची आवाज में बोला, तो फिर तुमसे वो अपने निजी मामले पर क्यों चर्चा कर रही थी? तो इसमें गलत क्या है? ये हमारे देश के नियमों के खिलाफ है। मूर्ति ने हिम्मत करके पूछा, उस लड़की का क्या हुआ? सार्जेंट ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। हमने तुम्हारा पासपोर्ट देखा, तुम इंडिया से हो जो कि एक मित्र देश है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। बिना कोई बदमाशी किए निकल लो, अब कोई स्मार्टनेस मत दिखाना। कहकर सार्जेंट ने मूर्ति को अंदर धक्का देकर कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। 4 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो विंडो सीट पर बैठ गए, मगर चीजें अब नाटकीय रूप से बदल गई थी। आज से पहले मूर्ति को पेरिस के रोड साइड कैफेज में बैठकर कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, हो ची मिन के सिद्धांतों पर बहस करने और चर्चा करने में बहुत मजा आती थी। मगर कम्युनिस्ट देश की इस एक घटना ने इन सैद्धांतिक चर्चाओं पर विराम लगा दिया। ये सिद्धांत अब उन्हें ऐसे लगने लगे जो मानो किसी लोहे के पर्दे के पीछे रहने को मजबूर करते हो। ये एक ऐसा सिस्टम था जो छोटी से छोटी आवाज के साथ क्रूरता से पेश आता था। अपने साथ हुए अमानवीय व्यवहार, भूख और थकान ने उन्हें ये महसूस करा दिया कि ये वो सिस्टम था जो अपने नागरिकों को मूलभूत आज़ादी भी नहीं देता। ये सोचकर उनकी रूह कांप गई कि मित्र देश से आए यात्रियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा था, तो अगर वो किसी पूंजीवादी देश से आए होते तो उनके साथ पता नहीं क्या होता। इस एक घटना ने उन्हें अपने देश में मिली सुविधाओं और आज़ादी की कीमत समझा दी। उन्होंने प्रण लिया कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश में बहुत सारे लोगों के लिए संपत्ति और नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। इसके लिए अपने देश आकर पहले प्रायोगिक तौर पर उन्होंने कई कंपनियों में काम किया और फिर फाइनली 1981 में एक छोटे से कमरे में इन्फोसिस की शुरुआत की। जो मूर्ति पहले खुद को वामपंथी कहते थे, वो अब खुद को समाजवादी पूंजीवादी कहते हैं।